इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मोहम्मद सैनी। सियासत मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव अभी दूर है पर सियासत भरपूर है। महामारी के बीच में सियासी पैंतरेबाजी देखने को मिल रही, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने में आ रहे हैं। बात दिग्विजय सिंह की करें तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार भी पीछे नहीं है। चाहे शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, या फिर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे थे तो उनके निशाने पर भी दिग्विजय रहे थे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बार बार घेरा जा रहा है सरकार को, और दिग्विजय सिंह किसी भी तरह ऐसा कुछ जरूर करते हैं ताकि वो चर्चा में बने रहे। और मिशन 2023 के लिए ऐसा लग रहा है कि दोनों ही दल आमने सामने हैं। सियासत बड़ी तेजी से बढ़ी है मध्य प्रदेश में। बीते एक हफ्ते 15 दिन में देखें तो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें या कमलनाथ जी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस भी घेर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो 1.5 साल का शासन रहा उसमें आईना दिखा रही है। लेकिन जरा सुन लेते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि सियासत भरपूर है मध्य प्रदेश में। अलग अलग बयानों को सुनिएगा तो आपकी समझ आ जाएगा। सुन लीजिए। ये है कि आज भी जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। इसके 2 ट्रायल के बाद ही कोवैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। तो कुछ लोगों के मन में हो सकती है बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से हमेशा से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने कभी भी इसको वैक्सीन का विरोध नहीं किया। हमेशा उन्होंने यही कहा है कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। मोदी जी निर्णय पहले लेते हैं और सोचते बाद में। यही हालात पूरे देश में नोटबंदी में हुई, जीएसटी में हुई, कोरोना में हुई और कश्मीर में हुई। राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के सभी नागरिकों को, जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, इसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। आपने भ्रम फैला के उनकी जिंदगी खतरे में डाली। ये वही सब लोग हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे देश के अंदर राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व। आपने देखा ना कि कर्नाटक के अंदर तो क्या किया। कर्नाटक के अंदर तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि बेडों पर कब्जा कर लो, और बेडों पर कब्जा करके उन्होंने क्राइसिस कैसे पैदा हो। तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस केवल एक ही भूमिका निभा रही है कि कैसे बदनाम किया जाए, कैसे अभाव दिखाया जाए। और मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भारत बदनाम हो गया, मेरा भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये केवल और केवल देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना, अराजकता पैदा करना, और देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करें। जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सिरमौर बनकर के दुनिया जिसकी स्वीकारोक्ति दे रही है, तो ये बातें उनको पचती नहीं है। जो मछली जब पानी से निकल जाती है तो वो जिस प्रकार से तड़पती है, वैसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी इस देश के अंदर तड़प रहा है। जो विध्वंसकारी तत्व है वो कई बार लोकतंत्र के विरोधी माने जाने वाले तत्व है। चाहे नक्सलाइट्स हैं, कई बार यहाँ लोकल एथनिक पॉपुलेशन में प्रोलिसिटाइजेशन और इवेंजलिज्म को बढ़ावा देने वाले तत्व है, जिसके कारण ट्राइबल्स में और शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन में नॉट ओनली डिसरप्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के इस रवैये को हम मध्य प्रदेश में घर घर ले जाएंगे। ये 2 ध्रुवीय राजनीति में दूसरा ध्रुव जो है, इट इज अडॉप्टिंग अनएक्सेप्टेबल एंड इलेजिटिमेट मीन्स and it is aligning with anti-national forces. It is clear. और इससे हम डरेंगे नहीं, इसको हम मुकाबला करें। तो कांग्रेस पर कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। बीडी शर्मा जी कर्नाटका का जिक्र कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान साहब कुछ और कह रहे थे, और आप सुन रहे थे प्रदेश के प्रभारी
वो तो ऐसा कह रहे थे कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देती है कांग्रेस। तो क्या ये माना जाए? लेकिन जैसे ही ये सब मामले सामने आए हैं, राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट कर दिया। जरा हम दिखा देते हैं आपको कि राहुल गांधी ने क्या कहा। देश को उनसे सच्चाई की थी उम्मीद, वो नहीं जानते सच क्या है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ये देखिएगा आप। और एक अखबार का जिक्र भी उन्होंने किया है। काम की बात, सिर्फ एक वैक्सीन की कमी खत्म करो। उन्होंने कहा कि काम की सिर्फ एक ही बात है। चलिए, तो मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चेतन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और योगेश यादव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से, बीते 1 हफ्ते 15 दिन से हम देखें तो नजर यह आने लगा है कि चुनाव बड़े नजदीक है, यानी सियासत बड़ी गरमाई हुई है। एक तरफ दिग्विजय सिंह आप लोग को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी नहीं मान रहे। तो क्या ये माना जाए कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं पड़ रहे? चलिए चेतन जी के पास चलेंगे। यही सवाल मेरा कांग्रेस से योगेश जी आपसे। योगीराज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये देख रहा हूं कि बीते कुछ दिनों से देखें तो लगातार मध्य प्रदेश में सियासत कुछ अलग तरह की दिखाई दे रही है, और ऐसा लगता है कि चुनाव बड़े नजदीक है, 2023 बहुत नजदीक है। लेकिन 2023 की तैयारी दिखाई दे रही है, या फिर आने वाले दिनों में उपचुनाव से पहले दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर चर्चा में बनी हुई है? हाँ देखिए मनोज जी, चुनाव की तैयारी है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि अब कोई ज्यादा समय बचा नहीं है और अब चुनाव पर चुनाव है। यदि अभी डिक्लेरेशन हो गया नगरीय निकाय चुनाव का, तो वो भी चुनाव, उसमें सारे दोनों पार्टियां लग जाएंगी। और चुनाव की आपने जिक्र किया है, तो ये चुनावों का ही मौसम है और ये 2023 तक चलेगा। और चूंकि ये 2023 तक चलेगा, तो दोनों दल अपनी अपनी बैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों दल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, और कहें तो ये बयानबाजी तेज हो गई है, क्योंकि दोनों के जहन में ये है कि अब हमें पुरानी 2018 को भूल के 2023 की तरफ जाना है। अब कैसे जाना है, उसको लेकर ये सारी हमले हो रहे हैं, और एक दूसरे पर हमले करने में कोई भी नहीं चूक रहा, मुझे ऐसा लगता है। और ये चुनाव तक ये हमले जारी रहेंगे। जो भी पुराने लीडर्स थे वो सब निकल के बाहर आ गए हैं। भी अपन पिछले कुछ 1.5-2 महीने से आपने हमने सबने देखा, तो सब तरीके से अपने अपने तरीके से लोग बिसात बिछाने लग गए हैं, और डेफिनेटली ये तैयारी है 2023 की। जी जी, योगेश यादव जी, सवाल यही है कि बड़ी तेजी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह, और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी सीधा हमला कर रही। क्या ये माना जाए कि चुनावी बिसात पर आप लोग खड़े हो गए? योगेश जी, योगेश यादव जी, चेतन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से मामला दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार हम आपको सुनाते हैं कि हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने आए हैं। बयानों के बार पर बार दिखाई दे रहे हैं, कहीं बार है तो कहीं पलट बार है। शिवराज जी सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह सरकार केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक को निशाना बना रही है। बीडी शर्मा अपनी बात कर रहे हैं। मुरलीधर राव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देशद्रोह जैसी गतिविधियों में संलिप्त है कांग्रेस, और हम घर घर तक जाकर बाजा बजा देंगे कांग्रेस का। लेकिन योगेश यादव जी, चलिए, मुझे लग रहा है कि फिर से हम जुड़ेंगे, पर सुन लेते हैं जरा क्या कहा तमाम सारे नेताओं ने। सुन लीजिए एक बार, फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कि आज भी जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। उसके 2 ट्रायल के बाद ही कोवैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। तो कुछ लोगों के मन में हो सकती है ये बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से हमेशा से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने कभी भी इसको वैक्सीन का विरोध नहीं किया। हमेशा उन्होंने यही कहा है कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। मोदी जी निर्णय पहले लेते हैं और सोचते बाद में। यही हालात पूरे देश में नोटबंदी में हुई, जीएसटी में हुई, कोरोना में हुई और कश्मीर में हुई। राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं?
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के सभी नागरिकों को, जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, इसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। आपने भ्रम फैला के उनकी जिंदगी खतरे में डाली। तो आप देख रहे हैं बात वैक्सीन को लेकर हो रही है, बात आरोप प्रत्यारोप के दौर की हो रही है। योगेश यादव जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही समझ रहा था कि 2023 में अभी वक्त है, लेकिन बड़ी तेजी से हमले बोले हैं कांग्रेस ने भी और पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या ये माना जाए कि ये 23 की विसात तैयार हो रही है? देखिए, कांग्रेस की जो भी विचारधारा रही है या कांग्रेस की कार्य प्रणाली रही है वो सच पर आधारित है और भारतीय जनता पार्टी के काल्पनिक कहानी बनाती है और उसी पर अपना आरोप तय कर ले। अब एक काल्पनिक कहानी बना ली कि वैक्सीनेशन का जैसे कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया है और उस काल्पनिकता के आधार पर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करती है। अब आप देखिए कि कांग्रेस के चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे सारे नेताओं ने इस बात में प्राथमिकता दी है कि वैक्सीनेशन का टीका लगना चाहिए और हर व्यक्ति को वैक्सीनेटेड होना चाहिए। लेकिन ये क्या पता कहां से लेकर आ जाते हैं कि हम लोग टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं, जबकि महाअभियान में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, चाहे वो जनपद प्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच के प्रतिनिधि हो। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो राहुल जी से डर लगता है और एक स्वाभाविक परिणति है कि जो राष्ट्र का नेता हो और आने वाले कल की संभावना हो उसी को टारगेट किया जाता है। आप देखिए, ले देकर राहुल जी इसलिए कहते हैं कि इनको भय भी सबसे आप अपनी रचनात्मकता जारी रखिए, आप अपने कार्य को जारी रखिए, आप अपनी उस अपराध को स्वीकार करें कि आपकी लापरवाही के कारण इस देश के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से भयावह वातावरण पैदा हुआ है कि जब आपको चुनाव दिख रहे थे और वैक्सीनेशन नहीं दिख रहा था, तो आप अपनी असफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए आपको राहुल जी नजर आ रहे हैं। और ये इतिहास साक्षी रहा इस बात का कि जो भी मजबूत नेता होता है उसके पीछे खूब सारे पलटवार किए जाते हैं। इंदिरा जी जब 77 में चुनाव हार गई थी तो उन पर 27 मुकदमे कायम किए गए थे, तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। लेकिन परिणति क्या हुई कि अंततः लोगों ने इंदिरा जी को स्वीकारिता दी और इंदिरा जी भारी बहुमत से जीत कर। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है कि ले देकर एक टारगेट, चाहे वो अपने नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, राहुल जी। तो एक ही टारगेट है नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है। लेकिन हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट ना करते, पूरी भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली पर टारगेट करते हैं, क्योंकि कार्य करने वाले किसी भी पार्टी में वही नेता होते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की विफलताओं के कारण ही ये देश इतने गर्त में पहुंचा है। अब शिवराज जी अपने अपराध को और अपनी ढिलमुल रवैये को, ऑक्सीजन की कमी को छुपाने के लिए वो राहुल जी का आलाप रास्ते। तो राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया ना, उस पर उन्होंने बोला, फिर दिग्विजय सिंह जी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह जी ने नोटबंदी तक को याद कर लिया। अब नोटबंदी की बात तो बड़ी पुरानी हो गई, उसके बाद कई चुनाव हो गए। किया जाएगा, नोटबंदी के कारण हमारी जीडीपी घटी है, नोटबंदी के कारण देश के हालात खराब हुए हैं, व्यक्ति आम आदमी गरीब हुआ है, महंगाई बढ़ी है, मीडियम क्लास व्यक्ति को। नोटबंदी तो एक ऐसा काला स्याह पन्ना है कि जो हमेशा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बेवजह आपातकाल को याद करते रहते हैं, आपात अनुशासन पर्व को हमेशा आपातकाल के, अभी आजकल सेनानियों का सम्मान शुरू कर दिया भाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस बात को बीते हुए 45-46 साल हो गए, अब आपको आपातकाल, आप अपने अपराध भी तो देखिए, नोटबंदी के कारण क्या हुआ। चलिए, मैं चेतन जी जवाब दीजिएगा। और सवाल ये भी है कि बड़ी तेजी से कांग्रेस पर हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी ने। मुरलीधर राव जी ने भी कहा है कि हम घर घर लेकर जाएंगे, ये देश विरोधी ताकतों की असलियत हम खुलासा करेंगे कांग्रेस की। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को आज भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक बड़ा विरोधी दल अपना मानकर चल रही है और जो 2018 में गलती की अब नहीं करना चाहती? चलिए, फिर से चेतन जी से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तकनीकी रूप से शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। यही सवाल मेरा योगीराज जी से है। योगीराज जी, क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, बहुत हल्के में नहीं ले रही है कमलनाथ या दिग्विजय सिंह को? कि भाजपा ये मान के चल रही है मध्य प्रदेश में कि हम बहुत इजी पोजीशन में हैं, हम बहुत सुरक्षित सेफ जोन में हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप ये इस बात से अंदाज लगाइए कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता, इनको जब चाहे इनकी 12 बजा देते हैं किसी भी मामले में और ये चुपचाप सुन के रह जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है और थोड़ी सी वर्किंग को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। तो बीजेपी को ये बात चाहिए कि अपना पहले घर दुरुस्त करे और जिस तरीके से हमले कांग्रेस पार्टी करती है या विपक्ष करता है उसका उसी तरह से जवाब नहीं, लेकिन अभी हम बीते एक हफ्ते से देख रहे हैं जवाब बड़ी तेजी से दिए और जैसा मुरलीधर राव भी कह रहे थे घर घर लेकर जाने वाले हैं, देश विरोधी ताकतें कर रहे हैं, हम किसी भी मंच पर आकर बहस करने को तैयार है। तो क्या अब समझ गई बीजेपी कि बड़े हल्के में नहीं लेना है हमको? नहीं, समझना ही पड़ेगा। अभी तक आप यदि ये मान के चलेंगे कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी बहुत लो प्रोफाइल के लोग हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और बीजेपी के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये दोनों जो मैंने नाम बताए कि दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं कि जिसको यदि बीजेपी इन पर हमला करती है तो लोग भी उनके साथ हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको अपनी खुद का घर भी दुरुस्त करना होगा। आप ये देखिए कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह कुछ भी नहीं करते हुए बीजेपी को निशाना मरा लेते हैं जी। और कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से ऐसा काउंटर पार्ट उतना नहीं आ पाता। तो आपको भाजपा को अपना घर मजबूत करके इनके जवाब देना चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि इन नेताओं को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दिग्विजय सिंह की जहां तक बात है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जमीन से जुड़े नेता रहे। कांग्रेस पार्टी में उनसे बड़ा नेता अभी भी कोई नहीं है जिसका की जनाधार है, जिसका की प्रदेश की हर पंचायतों में लोग जानते हैं उनको। तो आप ऐसे आदमी को यदि केवल टालम टोल कर दोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी बड़ी भूल होगी। उनकी चीजों को बीजेपी को गंभीरता से ले जाना चाहिए। और मुरलीधर राव जो कह रहे हैं कि हम घर घर तक ले जाएंगे, तो घर घर तक ले जाने की सख्त आवश्यकता है। आप नहीं घर घर तक ले जाओगे तो फिर वो तो घर घर तक ले ही जा रहे हैं अपने स्टेटमेंट के जरिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चीजें बड़ी तेजी से बदली है और कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर तो है। चेतन जी को मैं बात करूंगा, लेकिन सब योगेश जी से एक बार बात कर लेता हूं, उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही। योगेश जी, ये जो बदलाव कांग्रेस के भीतर दिखा है, हालांकि आप सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं, बात वही चल रही, सोशल मीडिया है या बयान के जरिए आपकी बातें आ रही, ट्विटर पर आपकी बातें आ रही, लेकिन सड़क पर कांग्रेस नहीं दिख रही अभी। आप एक विद्वान पत्रकार हैं जी, और आपका दृष्टिकोण बड़ा समीक्षात्मक रहा है। आपने एक बहुत बारीक बात आप जरूर अपने ध्यान में अपनी तरफ इंगित कीजिएगा जी। आजकल भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हर बात देश से जोड़ने लगी है। अब भारतीय जनता पार्टी पर हम यदि हमला करते हैं, यदि प्रजातांत्रिक प्रणाली को हमेशा प्रज्वलित रखने के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रज्वलित रखने के लिए हम इनकी विफलताओं को बताते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी की विफलता हो, चाहे शिवराज सिंह जी की विफलता हो, आजकल ये चालाकी करने लग गए हैं कि ये देश से जोड़ दें, कि हम जो भी बात करते हैं, मतलब यदि इनकी आलोचना कर रहे हैं तो देश विरोधी हो गए। अब साहब, आप हमने कौन सा देशद्रोह कर दिया? आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपकी क्या तस्वीर है और आपने किस तरीके से आप अपनी आलोचनाओं को सहन ही नहीं कर रहे। ये शब्द एक नया पकड़ कर ले आए साहब कि हमने यदि कोई बात कही, कांग्रेस ने कोई बात कह दी, देश विरोधी बात कह दी साहब, इसका मतलब है प्रजातंत्र का मूल्य नहीं। आप तो देशद्रोह में हम सबको जेल में डाल दीजिए, गला घोट दीजिए प्रजातंत्र का। ये एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया। चेतन जी, क्या ऐसा हो रहा है कि स्थानीय मुद्दों को भी आप नेशनल से जोड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को घेरना चाहते हैं? क्या चुनाव की एक तरह से तैयारी दिखाई दे रही है, या फिर ये मानकर चल रहे हैं कि विरोधी दल को अब 2018 जैसी गलतियां नहीं करना है 2023 में? मनोज जी, क्या भारत की आलोचना करके ही प्रजातंत्र जिंदा रहेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करोगे तभी इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या इस देश में हिंसा और आग लगाने की बात करोगे तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या पाकिस्तान ISI आतंकवादियों का समर्थन करोगे तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेस के नेताओं से कि अपने देश की आलोचना, अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना, अपने देश के मुख्यमंत्री की आलोचना, भारत के नागरिक की आलोचना, और जो हमारे मुल्क दुश्मन है, जो इस देश में कहीं ना कहीं उथल पुथल पैदा करना चाहते हैं, उनका समर्थन, ये क्या दर्शाता है? बाघ परस्त विचारों को पोषित करने वाले लोग और चाइना से चंदा लेकर के राजीव गांधी का फाउंडेशन चलाने वाले लोग, क्या इस तरह से लोकतंत्र जिंदा रहेगा? आप पूछिए इनसे। देश में वैक्सीन जब होती है तो वैक्सीन को लेकर के, उसके अस्तित्व को लेकर के, उसकी गुणवत्ता को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाना, क्या तब लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या तालिबान के विचारों का समर्थन करोगे तब लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या इस देश में लाखों लाख हिंदू बेटियों का कत्लेआम हो गया, कश्मीर में लाखों कश्मीरी मार के भगा दिए गए, या उनका कत्लेआम कर दिया गया, रोहिंग्याओं ने हमारे देश में घुस करके हमारे देश के नागरिकों का कत्ल किया, आप उनका समर्थन करोगे तब लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या
क्या देश के शौर्य पर, देश की सेना पर प्रमाण पत्र मांगोगे तब तुम्हारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा क्या? योगेश यादव जी जवाब दे दीजिए। हाँ ना, मेरे को आंसर अपने आप ही मिल गया। ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता या प्रधानमंत्री की विफलता को देश से जोड़ देते हैं। भारत माता का अस्तित्व बहुत बड़ा है, सदियों से हमारी भारत माता कायम है। प्रधानमंत्री तो आ जाएं, कल चले जाएंगे, इतनी लंबी बातें ना करें, भारत माता के अस्तित्व पर चैलेंज ना करें। और अपने आप ही मेरी बात को अपने आप ही सिद्ध कर दिया चेतन जी ने। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की विफलताओं की, हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की विफलताओं को, ये देश से जोड़ देते हैं। आप अपने गिरेबान में जाकर देखिए कि जिनपिंग को किसने झूला झुलाया था, या पाकिस्तान में जाकर बिरयानी किसने खाई थी। पहले अपने को गिरेबान को देखें, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाएं। और भारत में जब सैनिकों पर, जो हमारे देश के सैनिक लड़ते लड़ते शहीद होते हैं, जो भारत माता के सपूत और लाल हैं, वो इन लोगों की गलतियों के कारण शहीद होते हैं। हम बात करते हैं उन शहीदों की, तो ये कहते हैं कि हम देशद्रोह की बात कर रहे हैं, हम देश नेशनलिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे आप बारीकी से इस बात का एनालिसिस तो करें कि ये किस टर्न को लेकर जा रहे हैं, कि कहां से कहां देश को। क्या विफलता छिपाने के लिए ये सब कहना पड़ रहा है चेतन जी? योगेश जी कह रहे हैं जी, क्या कहेंगे, मजबूरी है उनकी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अच्छे विचारक हैं, लेकिन क्या मजबूरी है उनकी? क्या इनसे आप पूछिए कि हमने देश की व्यवस्थाओं पर आलोचना करने पर आप पे कभी प्रश्न किया है? लेकिन आप देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न करते हो, आप देश के संविधान पर प्रश्न उठाते हो, देश की व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाते हो। मैं तो अनेक डिबेट में, मनोज जी आपने भी देखा होगा, मैं तो कहता हूँ कि विपक्ष का काम है ईमानदारी के साथ घेरो सड़क, घेरो संसद को, घेरो पार्लियामेंट को, घेरो विधानसभा को, घेरो। कौन ने आपको मना किया है? जनता की आवाज बनिए। लेकिन देश की आलोचना करके, आप व्यक्तिगत आलोचना करके आप इस देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हो। आप बात कर रहे हो देश के सैनिकों के सम्मान की, अरे किस सम्मान की बात कर रहे हो? 43,500 किलोमीटर एरिया आपने चाइना को उठा करके गोद में दे दिया। आप उस मुल्क के नेताओं की बात कर रहे हो या उन नेताओं की बात कर रहे हो? शहीद आजम भगत सिंह की बात कभी क्यों नहीं करते, जिसको आप कहते हो कि आतंकवादी है? चंद्रशेखर आजाद की बात क्यों नहीं करते, जिसको आपका हिस्ट्री कहती है कि आतंकवादी है? एनसीईआरटी की किताब में आपने लिखा था भगवान राम के औचित्य पर प्रश्न उठाने वाले लोगों, आप क्यों नहीं कहते कि आप ये गुनाह कर रहे हो? कब तक कांग्रेस के इन पापों का गुनाह मेरे योगेश जैसे नेता उठाएंगे? कब तक अपने कंधों पर इस भार उठा करके चलेंगे? मनोज जी, मुझे लगता है कि चेतन सिंह जी को थोड़ी सी स्टडी कर लेना चाहिए। 1962 का चाइना युद्ध हमने कम संसाधनों में किस तरीके से लड़ी, 65 का युद्ध हमने चाइना और पाकिस्तान से किन स्थितियों में लड़ा, उसके बाद भी भारत माता की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं आने दिया। संविधान का विरोध करने वाले कौन है? और आरएसएस के प्रमुख जिसने संविधान पर टिप्पणी की है, भारत माता के संविधान पर टिप्पणी करने वाले लोग हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता यदि किसी ने संविधान के प्रति कभी एक शब्द भी कहा तो बता दीजिए। ये मैंने कहा ना कि ये काल्पनिक आरोपों को जड़कर इनको ये भी पता नहीं रहता है कि हम बोल क्या रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जो अपराध इन्होंने किए हैं वो अपराधों को आप छुपाने के लिए कांग्रेस को आरोपित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है भाई, आज तो बात कीजिए बेरोजगारी की, आज बात कीजिए महंगाई की, आज बात कीजिए त्राई की, आज मरती हुई किसानों की मौतों की बात कीजिए, देश की जीडीपी की बात कीजिए। ये कहां ले आते हैं आप एक ही रात? चेतन जी, स्थानीय मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? बात तो सच है चेतन जी। विपरीत परिस्थितियों में भी देश को चलायमान रखा है। विपरीत परिस्थितियों में भी देश के सेना के शौर्य को हर चीज उपलब्ध, ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमारे पास साजो सामान नहीं था सैनिकों का। अरे भैया क्या विरासत में दे करके गए हो? हम ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चाइना को भी घुटने टिकवा रहे हैं। हम आपके पास कृपा करके कुछ पैसे मांगने तो नहीं आए ना कि हम आए आपके पास? ये देश के लोगों का शौर्य है, देश के लोगों का दिया हुआ धन है, देश के लोगों के दिए हुए धन से चेतन जी 106 रुपए पेट्रोल हो गया, लेकिन तो कभी आप चलाते थे 106 रुपए 71 पैसे पेट्रोल हो गया। सर मान लिया है, लेकिन हमने जी देश की सारी अर्थव्यवस्था है उसे डीजल पेट्रोल गैस के माध्यम से चल रही है। इस देश में अगर भारत माला की उस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अगर काम नहीं रुका है तो निश्चित रूप से उन करोड़ों देशवासियों को जिन्होंने कहीं ना कहीं टैक्स पे अदा कर रहे हैं, और हम इस बात को भी प्रतिबद्ध कटिबद्ध हैं कि जिस दिन कोरोना की विपरीत परिस्थितियों से हम निकलेंगे,
इस देश को फिर से पुनः उसी स्थिति में लेकर के आएंगे जो जी। महंगाई को लेकर के आप बात कर रहे हैं। लेकिन आज देश जरूरी है क्या महंगाई पर बात चलिए करना सर, जरूरी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सच है कि देश तो सबसे पहले जरूरी है, लेकिन देश में रहने वाले लोगों के लिए सबसे पहले ये भी जरूरी है कि उनको सस्ता राशन मिले, उनको सस्ता पेट्रोल डीजल मिले। इस तरह के दाम यदि बढ़ेंगे तो फिर जनता भी क्या करेगी। पर जिस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो क्या लगता है कि ये चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई और 2023 आने तक क्या और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा? यही है सियासत। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।